हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी मेंस कंप्यूटर के एग्जाम एनालिसिस पर। 28 दिसंबर 2025 को पेपर हुआ। कंप्यूटर में आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर का लेवल कैसा रहा? मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करी तो आपने मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप मेल्स के थ्रू बताया कि सर पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, जहां पर हर बार कैंडिडेट 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे। इस बार 40 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। मैक्सिमम कैंडिडेट्स 35 पर आके रुक गए, और उसमें भी कैंडिडेट्स को डाउट था कि सर 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। यानी हम ओवरऑल अगर मान के चलें तो 28 से 30 क्वेश्चन सही, ये लेवल रहा है इस बार कैंडिडेट्स का। जहां पहले 40 में से 40 सही, और इस बार कह सकते हैं 28 या फिर 30 क्वेश्चन ही कैंडिडेट सही कर पाया। यानी कहीं ना कहीं जो 10 क्वेश्चन थे वो काफी टफ देखे गए, जो कैंडिडेट बता भी नहीं पाया सही से वो क्वेश्चन कौन से हैं, और कैंडिडेट उन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कर भी नहीं पाया। जिन्होंने किया वो भी कंफ्यूजन में है कि वो सही है या गलत है ना। तो देखते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आसान रहे, 15 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहे, और 10 क्वेश्चन आपके टफ लेवल के रहे। यानी यहां पर अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे तो एक बेटर स्कोर माना जा सकता है। 25 क्वेश्चंस इन कंप्यूटर आउट ऑफ 40, 25 to 30 हम कह सकते हैं इज द गुड स्कोर इन कंप्यूटर। यस, पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ है। 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत कम कैंडिडेट से इसमें से कुछ टच कर पाए, वरना 30 तक कैंडिडेट क्वेश्चन को यहां पर कर पाए। यस, आइए देखते हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल टफ है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, डीप में आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप जुड़ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर। फुल कंप्यूटर कोर्स से बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर बेसिक टू एडवांस, आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई है, एसएससी है, एसबीआई है, इंश्योरेंस है ना, जितने भी ईसीजी सीपीओ है, तो इन सभी को लेकर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स जो कि सफिशिएंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर। जो भी अपडेशंस होंगे वो लगातार इसमें ऐड किए जाएंगे, ताकि आप लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आपके पास में कंटेंट अवेलेबल हो। कैसे ज्वाइन करें सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर, आईओएस स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल मिल जाएगा। यस, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन के साथ। और ये रहा पहला क्वेश्चन। द PS2 पोर्ट वॉज प्राइमरली डेवलप्ड बाय विच कंपनी? इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने बिल्कुल सही दिया। आप जानते हैं पहले के समय में जो पोर्ट यूज होते थे वो PS2 पोर्ट होते थे। अब इसको रिप्लेस करके USB पोर्ट्स आ चुके हैं। तो माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए पहले के समय में PS2 पोर्ट का यूज करते थे, मैंने आपको बताया भी हुआ है। यस, इसके पिंस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन करवाया था। और आप जानते हैं कि PS2 पोर्ट किसने बनाया? तो आंसर है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। कंपनी का नाम क्या है? सबसे पुरानी कंपनी, पहली हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी भी आपकी IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम दैट फॉर्मूला दैट एड वैल्यूज स्टोर्ड इन सेल A2 एंड A4। दो अलग अलग सेल हैं, एक A2 है, एक A4 है। A2 में कोई वैल्यू है और A4 में कोई वैल्यू है। दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फंक्शन यूज होगा? तो आप जानते हैं कि अगर अलग अलग सेल में अलग अलग वैल्यूज हैं, उनको जोड़ना है, उनको सम करना है, तो हमें कॉमा का यूज करना होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्वल्स टू सम A2 कॉमा A4। अगर यहां पर A2 टू A4 होता, मान लीजिए क्वेश्चन में A2 एंड A4 ना होकर A2 टू A4 होता, कि A2 से लेकर A4 तक जितनी भी सेल हैं उनको प्लस कर दो, तो फिर यहां पर बदल जाएगा फॉर्मूला या फंक्शन। अब इस केस में क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू सम A2 कॉलन A4। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर A2 एंड A4 था।
अलग अलग सेल्स में वैल्यूज को ऐड करना था, तो आंसर क्या होगा, कॉमा वाला A2, A4। वहीं कुछ कैंडिडेट्स, बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि सर A2 to A4 हमें याद है, शायद ये था, तो इस केस में आंसर क्या होगा, A2 A4। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि A2 एंड A4 करके था जिसका आंसर कॉमा वाला होना चाहिए, या A2 to A4 वाला था, रेंज वाला था, जिसका आंसर A2 A4 होना चाहिए। यस, समझ में आ गया होगा आपको। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, है ना, ये तो आप ही बता सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन अगेन बहुत आसान देखा गया। POP3 प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर विच पर्पस, POP3 प्रोटोकॉल का यूज क्यों करते हैं? तो हम जानते हैं POP3 प्रोटोकॉल का यूज होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, SMTP का यूज मेल को सेंड करने के लिए, POP3 और IMAP का यूज करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए। तो आंसर क्या हो गया, रिसीव द मेल। मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि मेल अगर आपको भेजना है, सेंड करना है, तो SMTP का यूज करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल अगर आपको रिसीव करना है तो POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। माइम का यूज करते हैं अटैचमेंट पर्पज से, अगर आपको कुछ ब्राउज करके कोई फाइल्स अटैच करनी है मेल में, तो वहां पर जिस प्रोटोकॉल का यूज होगा वो कौन सी है, माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यस, याद है ना आपको, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर इन MS पावर पॉइंट, सेम टू सेम करवाया था कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कितने प्लेस होल्डर होते हैं, 2 प्लेस होल्डर। और इन दोनों प्लेस होल्डर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एक टाइटल के लिए यूज होता है और एक सब टाइटल के लिए यूज होता है, जिसको कंटेंट भी बोलते हैं। तो पहला क्या हो गया, प्लेस होल्डर क्लिक टू ऐड टाइटल, और दूसरा हो गया क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो टोटल प्लेस होल्डर कितने हो गए बाय डिफॉल्ट, 2 इन MS पावर पॉइंट। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिक्योर माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिक्योर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे लाइनेक्स है, iOS है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सब में अगर बात करें तो सबसे सिक्योर आपका कौन सा होगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, दिस इज द मोस्ट सिक्योर, जो कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, सर्वर में भी इसी का प्रयोग होता है, तो दैट इज लाइनेक्स। नेक्स्ट, रिज्यूम, क्रिएट एंड एडिट यूजिंग विच MS ऑफिस एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया हुआ था कि अगर आपको अपना रिज्यूम यानी CV बनाना है या उसको एडिट करना है, उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, उसमें चेंजेस करने हैं, तो MS ऑफिस एप्लीकेशन का कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज आप करेंगे टू क्रिएट एंड एडिट द रिज्यूम, द CV? बताइए। वेरी गुड, एंड द आंसर इज MS वर्ड, है ना, बड़ा ही आसान सा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू ही, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है और जितने भी डॉक्यूमेंट में हम एडिटिंग करते हैं या क्रिएट करते हैं वाया MS वर्ड ही करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज MS वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर बायोस सॉफ्टवेयर लोडेड। कई बार करवाया हुआ क्वेश्चन कि बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। बायोस की बात करें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और बायोस जहां पर लोड होता है उस मेमोरी को क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, है ना। तो इसमें तो गलत के कोई चांसेस ही नहीं है, कई बार रिवाइज करवाया हुआ क्वेश्चन था और कहा भी था कि ये आएगा ही आएगा बायोस के रिगार्डिंग। यस, याद आया। तो बायोस के रिगार्डिंग ये सॉफ्टवेयर जहां लोड होगा उस मेमोरी को क्या बोलेंगे, रोम बोलेंगे, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क, SSD लैक इन। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट था, लेकिन उसमें पूछा यही जा रहा था कि हार्ड डिस्क और SSD में अगर हम कंपेयर करें तो SSD में क्या कमी है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या लैक है जो हार्ड डिस्क में है लेकिन SSD में नहीं है। हम जानते हैं कि SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, SSD हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में काफी फास्ट होती है, लाइफ भी SSD की ज्यादा होती है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। हार्ड डिस्क में आपके ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, है ना, आप कह सकते हैं मैकेनिकल
डिस्क होती है जो मूव करती है, लेकिन एसएसडी में ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं होती जो मूव करे। यस, यू नो वेरी वेल। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर क्या था? शायद मैकेनिकल पार्ट ऑप्शन में गिवन था। तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क, एसएसडी में आपका कोई भी मैकेनिकल पार्ट अवेलेबल नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मैकेनिकल पार्ट। देख लीजिए, डिफरेंस आपके सामने है। हार्ड डिस्क ड्राइव कुछ इस प्रकार की होती है जो पहले यूज होती थी, अब इसकी जगह किसने ले ली है? एसएसडी ने। और आप ये भी तो जानते हैं कि एसएसडी एक फ्लैश मेमोरी है, और फ्लैश मेमोरी में तीन तरीके की डिवाइसेस को रखते हैं, एक एसएसडी, एक मेमोरी कार्ड और एक पेन ड्राइव। तीन हो गई ना? यस। तो ये क्वेश्चंस आपके क्लर्क एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नो डाउट। मीटिंग हाईलाइट फीचर इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Zoom एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम इज टिपिकली कॉल्ड। अगर आपने Zoom पर कभी भी मीटिंग अटेंड की हो या माइक्रोसॉफ्ट के टीम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर पे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की हो, तो आप जानते होंगे कि वहां पर हाईलाइट पर्सन का एक ऑप्शन आता है, जहां पर जो स्पीकर होता है उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर 10 लोग कनेक्टेड हैं मीटिंग में, सपोज करिए 10 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं और मैं हूं, तो बोलेगा वहां पर मैक्सिमम कौन? जो मेन एडमिन होगा वो कौन होगा? टीचर ही तो होगा, मैं ही तो होऊंगा। इस केस में मैं अपने आप को क्या करूंगा? हाईलाइट करूंगा कि जब मैं बोलूं तो मैं सामने आ जाऊं। और इसके लिए मैं क्या करूंगा? इस फीचर का यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉटलाइट। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने भी अटेंड की है मीटिंग्स, तो इस प्रकार का आता है, और तीन डॉट पर जब मैं क्लिक करूंगा एज एन एडमिन ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग, तो क्या होगा? वहां पर एक ऑप्शन आता है स्पॉटलाइट का, और जैसे ही मैं स्पॉटलाइट पे क्लिक करूंगा मेरा फेस सामने आ जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है ये प्रेजेंटर है, ये प्रेजेंट कर रहा है। यस, तो पूरा कंट्रोल जो होता है वो एडमिन के पास में होता है, जिसने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया होता है, वही स्पॉटलाइट कर सकता है। समझ में आ गया होगा? तो जूम हो गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, ये सभी जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म हैं, ये इस फीचर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो भी प्रेजेंटर है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो हाईलाइट होके सामने की तरफ दिखने लगे। नेक्स्ट, 3D प्रिंटर इज बेस्ड ऑन, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन। विद इमेजेस भी आपको याद आएंगी। जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो मैंने आपको बताया था कि 3D प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि 3D प्रिंटर के जो फाउंडर हैं वो मिस्टर चुक हुल हैं। याद आया? तो 3D प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर। क्या था आंसर? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। याद आ गया होगा देखकर ये इमेज, है ना? 3D प्रिंटर जहां पर एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होके निकलता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग 3D ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज करेंगे। और 3D प्रिंटर के पापा कौन हैं? चुक हुल। नमस्ते अंकल जी। याद आ गया ना? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप जानते हैं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, चाहे iOS हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है ना? ऐसे बहुत सारे आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ मोबाइल्स में यूज होते हैं, कुछ आपके लैपटॉप्स के लिए बने हुए हैं। यस, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें ऑप्शन गिवन था पाइथन, और आपने बहुत सही आंसर लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, इन सबको क्रिएट करते हैं, दैट इज पाइथन। तो पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज्ड टू बिल्ड, जिसका इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए? वेबसाइट्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, ऑटोमेट टास्क करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और डेटा को एनालाइज करने के लिए भी पाइथन का यूज करते हैं। यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। यह भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट
into an unreadable coded format ciphertext using algorithm and a secret key। किसकी बात हो रही है यहां पर? एक नॉर्मल लिखी हुई भाषा को कोडेड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए किसका यूज करेंगे? इंक्रिप्शन का, क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का, टू स्क्रैम्बलिंग द कोड, कोड को स्क्रैम्बल करने के लिए, कोड को मॉडिफाई करने के लिए, कोड को सिक्योर करने के लिए डेटा इंक्रिप्शन का यूज करेंगे। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। यस, इनक्रिप्ट मतलब कोडिंग डिकोडिंग की बात हो रही है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब पहले हम कोडिंग करेंगे फिर डिकोडिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जो हमारा व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम करता है। यस, कोई दूसरा बातें सुन ना पाए, याद आया, दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो बात क्या हो रही है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी टूल यूज करते हैं वो क्या है? डेटा इंक्रिप्शन है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सीपीयू से एक क्वेश्चन आया था कि सीपीयू का फंक्शन क्या है। आप जानते हैं सीपीयू जो है वो 3 पार्ट्स में काम करता है। कौन कौन से? पहले तो इंफॉर्मेशन को फेच करेगा, एक्सेस करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूशन उस पर परफॉर्म करेगा। तो फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या हो गया? फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। यस, तो जो 17 लेक्चर्स हमने अभी लिए थे बैक टू बैक, और उसके बाद जो मैराथन्स ली थी आपकी 2, है ना, जहां 75 क्वेश्चन और एक 125 क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस आए वहां से। इट इज दैट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल होस्टिंग डिवाइसेस टू वन नेटवर्क। सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल होस्टिंग डिवाइसेस टू वन नेटवर्क, किसकी बात हो रही है? हब की बात हो रही है ना। नॉर्मल हब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होती है जो नेटवर्किंग डिवाइस की तरीके से ही बिहेव करती है। और ओएसआई मॉडल पे अगर बात करें तो हब और रिपीटर फिजिकल लेयर पर काम करता है। याद आया? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? हब। स्विच तो था नहीं वहां पे, है ना, ऑप्शन में नहीं था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हब होगा। नेम दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फिजिकल कॉपी ऑफ डिजिटल डेटा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। उस डिवाइस का नाम बताइए जो क्या करता है? फिजिकल कॉपी क्रिएट करने में मदद करता है। तो फिजिकल कॉपी किसके थ्रू क्रिएट होगी? प्रिंटर्स के थ्रू। सो द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने में काम करेगा। और कितने तरीके के प्रिंटर होते हैं? 2 तरीके के, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। यस। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज 3rd जनरेशन की कौन सी है? ऑप्शंस में कुछ लैंग्वेजेस के नाम गिवन थे और आपसे पूछा गया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है 3rd जनरेशन की इनमें से कौन सी है। आप जानते हैं फॉरट्रैन, बेसिक, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही आती हैं। और ऑप्शन में गिवन था कोबोल, तो करेक्ट आंसर हो गया कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यस, मैंने आपको यह भी बताया था कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी मानी जाती है? फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, किसने बनाई? जॉन बैकस के द्वारा। और हाई लेवल लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1st जनरेशन की लैंग्वेज मशीन या बाइनरी लैंग्वेज, 2nd जनरेशन वाली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जिसमें निमोनिक्स का यूज हुआ, 3rd जनरेशन जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर्स को बनाया गया, 4th जनरेशन जिसमें आपकी डेटाबेस वाली लैंग्वेजेस आ जाती हैं, एसक्यूएल हो गया, मैटलैब हो गया, और 5th जनरेशन जहां आपकी एआई वाली लैंग्वेजेस आती हैं जैसे प्रोलॉग, लिस्प, है ना। दिस इज कॉल्ड अ 5th जनरेशन लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप एट बेल लैबोरेटरी, इट इज मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आप जानते हैं। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बेल लैबोरेटरी में बनाया गया, मल्टी यूजर है, टाइम शेयरिंग है? तो आंसर क्या होगा? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन देखा गया। और यूनिक्स का एडवांस्ड फॉर्म क्या है?
लाइन एक्स है। यस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो शॉर्टकट की पूछी गई फॉर एक्टिवेट मेन्यू बार इन एमएस एक्सेल। मैंने यही क्वेश्चन आपको एमएस एक्सेल में भी, एमएस पावर पॉइंट में भी और एमएस वर्ड में भी, तीनों में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो मेन्यू बार को एक्टिवेट करती है। बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, दैट इज F10। टैब के साथ भी ये काम हो सकता है और F10 से भी ये काम हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, F10 टू एक्टिवेट द मेन्यू बार। करके देख लीजिएगा, एक्सेल ओपन करिएगा या वर्ड ओपन करिएगा या पावर पॉइंट ओपन करिएगा और F10 प्रेस करते ही जो मेन्यू बार होगा आपका वो कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। यस। नेक्स्ट, डायनेमिक वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, नाम भी बताए थे कि ऐसी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें स्टैटिक के अंदर रखते हैं और ऐसी कौन कौन सी है जिन्हें डायनेमिक के अंदर रखते हैं। याद आया? डायनेमिक का मतलब ऐसी वेबसाइट जो समय समय पर चेंज होती है, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जो लाइव मैचेस आते हैं, है ना, आप देखते हैं कि वो अपडेट होता रहता है स्कोर, या जो आपकी करंट अफेयर्स वाली वेबसाइट होती हैं जहां इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। और अगर डायनेमिक वेबसाइट के कंटेंट की बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पर्सनलाइज्ड कंटेंट होता है इसमें, रियल टाइम पर अपडेशन भी होता रहता है ऑटोमेटिक, और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो डिपेंड करेगा कि इसमें ऑप्शन क्या था और किस तरीके से वहां पर पूछा गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है डायनेमिक वेबसाइट की? जो चेंज होती रहे टाइम टू टाइम, डेटा कैसा होगा? पर्सनलाइज्ड होगा, रियल टाइम पर अपडेशंस होंगे, और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स वाली वेबसाइट को क्या बोलेंगे? डायनेमिक वेबसाइट बोलेंगे। यस। तो एग्जैक्ट आंसर क्या था इसका, क्या ऑप्शन में गिवन था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, OSI मॉडल लेयर 3 प्रोटोकॉल कौन सी है? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। हम जानते हैं कि लेयर 3 वाली प्रोटोकॉल OSI में कौन सी है? नेटवर्क लेयर, पहली फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क। और नेटवर्क लेयर किस पर काम करता है? आईपी एड्रेस पर। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो आंसर क्या हो जाएगा? आईपी। अगर डेटा लिंक लेयर पर प्रोटोकॉल की बात करता तो मैक हो जाता, मैक एड्रेस पर काम करता है ना, लेकिन यहां पर बहुत ही सरल पूछ लिया, OSI मॉडल लेयर 3 प्रोटोकॉल दैट इज आईपी एड्रेस। ये तो सब पढ़ाया हुआ है आप लोग को, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, जिसमें से जो तीसरी लेयर होती है वो नेटवर्क है, और इस पर काम करता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4, IPv6। यस। नेक्स्ट, MS एक्सेल ऑप्शन नॉट अवेलेबल अंडर इंसर्ट टैब। MS एक्सेल में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंसर्ट टैब में जब आप क्लिक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन इनमें से अवेलेबल नहीं होता, और वहां पर एक ऑप्शन गिवन था मैक्रोस। कितना सरल पूछा है बताओ, है ना। अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं मिला क्वेश्चन जो कि टफ हो बहुत ज्यादा। आप जानते हैं, ये भी जानते हैं आप मैक्रोस के बारे में, किसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट F8। वेरी गुड। किस टैब में मैक्रोस मिलता है? व्यू टैब, आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही। मैक्रोस को किस लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है? विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट की, बिल्कुल सही, सब तो जानते हैं आप। तो मैक्रोस जो है वो इंसर्ट टैब में होता है क्या? जी नहीं। तो इंसर्ट टैब में एक्सेल में क्या क्या मिलता है? पाइवेट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, रिकमेंडेड चार्ट, मैप्स, पाइवेट चार्ट, लाइन, कॉलम्स, फिल्टर, लिंक, हाइपरलिंक कह सकते हैं, टाइटल बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल। इतनी चीजों को एक्सेल में आप इंसर्ट कर सकते हैं अंडर इंसर्ट टैब, जबकि मैक्रोस किस में आता है? व्यू टैब में। आसान था ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एरिया दैट टेम्परेली स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर प्रोसेस बाय CPU। देखो होता क्या है ना, एग्जाम में टाइम का भी प्रेशर होता है, इस वजह से भी पेपर का लेवल टफ लगने लगता है ना, और जो आती हुई चीजें होती हैं वो भी गलत हो जाती है। ऐसा होता है ना,
अब आप लोग कर रहे होंगे बार बार, तो आपको लग रहा होगा नहीं इतना टफ भी नहीं था, है ना, डुएबल था कंप्यूटर। तो एरिया दैट टेम्परेरी स्टोर्स डेटा इन इंस्ट्रक्शंस बिफोर प्रोसेस बाय सीपीयू, सीपीयू की प्रोसेसिंग से पहले डेटा और इंस्ट्रक्शन जहां स्टोर होते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, वो कौन सी जगह होती है? रैम। टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है? रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज द करेक्ट आंसर। रैम कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, स्टैटिक और डायनेमिक रैम, है ना। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया ना। स्टैटिक रैम कैशे पर्पज से, डायनेमिक रैम मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स में यूज होने वाली। यस, क्लर्क में पूछे जाएंगे अब ये क्वेश्चन, है ना। जो क्वेश्चन यहां छूटे वो क्वेश्चन कहां पूछे जाएंगे? अब क्लर्क लेवल पे। क्लर्क लेवल का पैटर्न जो है वो पीओ से भी एडवांस होता है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए तो पीओ लेवल से भी टफ होता है आपका आरआरबी क्लर्क का लेवल। अब कंप्यूटर में तो मैं जानता हूं, बाकी सब्जेक्ट में आप एनालाइज कर लीजिएगा। Which HTML element helps search engine better understand and interpret web page content for indexing and ranking? कह रहे HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेब पेज को इंडेक्सिंग और रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी एसईओ के लिए? क्या कोई HTML में ऐसा एलिमेंट है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जिससे कि आप किसी भी वेबसाइट की रीच को बढ़ा सकते हैं? ऐसे एलिमेंट को HTML में क्या बोलते हैं? मेटा टैग। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? मेटा टैग, जिसका यूज करते हैं इंडेक्सिंग और रैंकिंग, मतलब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। यस। नेम दैट फंक्शन इन एमएस एक्सेल दैट रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय द अनदर। कितना आसान क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में रिमाइंडर फंक्शन के लिए क्या यूज होगा? मॉड्यूलस का यूज होगा, मॉड का यूज होगा, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मॉड फंक्शन इन एक्सेल फॉर द रिमाइंडर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, एक ये नया क्वेश्चन देखा गया बिल्कुल केबल से, है ना, बल्कि हम इसको कह सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल या ईथरनेट केबल से। हम लोग ने ये तो डिस्कस किया था कि ईथरनेट केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ये भी डिस्कस किया था कि उसके आगे जो आपका RJ45, है ना, पोर्ट दिया रहता है, ये भी बात हुई थी। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है? इसके कलर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ कलर इन द सीक्वेंस एज पर T568B स्टैंडर्ड? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही था। ट्विस्टेड पेयर, T5X, ये स्टैंडर्ड, है ना, या ईथरनेट केबल के रिस्पेक्ट में कलर पूछे जा रहे थे, जहां पर कुछ ऑप्शंस गिवन था। मुझे बताइएगा कि सेम टू सेम ये था या कुछ चेंज था क्वेश्चन में। व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट, ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू, और जो नेक्स्ट आपका कलर है वो ग्रीन है ना। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन में आपके यही थे या चेंजेस थे, है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पेपर का जो पैटर्न था, जो क्वेश्चन का लेवल था, वो कुछ ऐसा ही था, कलर बेस्ड। एग्जैक्ट शायद यही था, है ना, कैंडिडेट्स का कहना है ऐसा। नेक्स्ट, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूआरएल। एक क्वेश्चन आया था यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से। हम लोग जानते हैं कि वेबसाइट के एड्रेस को ही यूआरएल बोलते हैं। एक होता है यूआरएल और एक होता है यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यस, जानते होंगे। तो नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूआरएल, इनमें से कौन सा यूआरएल का कंपोनेंट नहीं है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूआरएल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। प्रोटोकॉल, शुरुआत किससे होती है यूआरएल की? एचटीटीपी से, जो कि एक प्रोटोकॉल है, कंपोनेंट है। डोमेन नेम होता है www, सब डोमेन, गूगल डोमेन, कॉम टॉप लेवल डोमेन, तो डोमेन तो हो गई। पोर्ट नंबर ये ऑप्शनल होता है। जैसे अगर एचटीटीपी है तो एचटीटीपी किस पर काम करेगा? पोर्ट नंबर 80 पर। एचटीटीपीएस है तो 443 पोर्ट नंबर पे काम करेगा। तो यानी पोर्ट नंबर तो बाय डिफॉल्ट हो गई कोई ना कोई। पाथ होगा इसका एक, इसकी क्वेरी स्ट्रिंग होगी। अगर आगे आप क्लिक करेंगे तो एक क्वेरी बनती चली जाएगी, और इसका एक पाथ होगा जिसको फ्रैगमेंट एंकर भी बोलते हैं। एंकर टैग्स, है ना, आपने देखा होगा अगर बड़ा यूआरएल होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क बन के आते हैं, कुछ एंकर टैग, कुछ फ्रैगमेंट बन के आते हैं बड़े यूआरएल्स में, आप देखते होंगे। तो ये 6 पार्ट होते हैं आपके यूआरएल के। कंपोनेंट कितने होते हैं, घटक कितने होते हैं? 6। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम जिसको होस्ट बोलेंगे, पोर्ट नंबर, पाथ,
क्वेरी स्ट्रिंग, फ्रैगमेंट या एंकर। नॉट अ कंपोनेंट में क्या गिवन था? यूनिफाइड कम्युनिकेशन, कुछ यूसी करके वहां पर गिवन था, जो कि आंसर हो जाएगा इसका, ये कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड इन विच जनरेशन? कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट आप जानते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड जनरेशन। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ योर फिफ्थ जनरेशन, या यूएलएसआई भी बोल सकते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, मैक एड्रेस का फॉर्मेट आपने पढ़ा है, जो IPv4 होता है वो डेसिमल में होता है, IPv6 हेक्साडेसिमल में, और मैक एड्रेस का फॉर्मेट भी क्या है? हेक्साडेसिमल है। यस, और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। मैक एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? 12 डिजिट्स की। मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? तो आंसर है डेटा लिंक लेयर पर, सेकंड वाली लेयर पर। ये सारी बातें तो आप जानते हैं। एक क्वेश्चन ट्रोजन हॉर्स से पूछा गया, है ना, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन क्या था ये कोई बता नहीं पा रहा है ना, अगर आपको पता है तो एक बार बताइएगा मुझे। लेकिन ट्रोजन हॉर्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक बार देख लो अच्छे से। क्लर्क में भी काम करेगा, IBPS RRB क्लर्क में भी। ट्रोजन हॉर्स हम लोग जानते हैं कि देखने में जो अच्छा लगता है ना, लेकिन होता नहीं, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल, जो अपने आप को शरीफ दिखाता है लेकिन होता नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। यानी डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम, ये अपने आप को काफी लेजिटिमेट दिखाता है, काफी फेथफुल दिखाता है, लेकिन होता नहीं, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेट भी नहीं करता, इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इसमें, सेल्फ रेप्लिकेट कभी नहीं होगा। रिक्वायर्स यूजर इंटरेक्शन, ये यूजर की इंटरेक्शन ही इसमें रिक्वायर होगी तभी ये काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। बैक डोर से एक्सेस हो सकता है, ये बैक डोर से आता है, पीछे से आता है। डज नॉट अटैच इटसेल्फ टू अदर फाइल्स, ये दूसरी फाइल्स के साथ में अटैच भी नहीं होता। ये वायरस भी नहीं है और ये वॉर्म भी नहीं है ना। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या एक वायरस है? नहीं। ट्रोजन हॉर्स क्या एक वॉर्म के तरीके से काम करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वॉर्म आप जानते हैं सेल्फ रेप्लिकेट करता है, लेकिन क्या ट्रोजन हॉर्स सेल्फ रेप्लिकेट करता है? जी नहीं, है ना। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसके आंसर पर आ पाएंगे। अब आंसर क्या था एग्जैक्ट, ऑप्शन में क्या क्या गिवन था, है ना, मुझे सारे ऑप्शंस बताइएगा, तब मैं बता पाऊंगा कि उसमें से कौन सा आंसर सही था। इतने फीचर्स आपको याद होने चाहिए ट्रोजन हॉर्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या था? पर्सनल एरिया नेटवर्क, शायद पैन से कोई क्वेश्चन पूछा गया। आप जानते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या आएगा? ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस की जो डिवाइसेस होती हैं वो पैन में आएगा। टीथ रिंग, है ना, ये पैन में आएगा। तो पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क है। वाटरमार्क इज विच मेन्यू? कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि सर वाटरमार्क से भी ये क्वेश्चन था कि ये किस मेन्यू में था। ये हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब हम डिजाइन मेन्यू की बात करते हैं MS वर्ड में, तो वहां हमें वाटरमार्क लगाने का ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि शॉर्टकट टू ओपन द टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? आप जानते हैं या तो टास्क मैनेजर ओपन करना हो या विंडोज सिक्योरिटी ऑप्शन हमें डिस्प्ले करने हो। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। ये बात तो कई बार हम लोग जानते हैं कि अगर आपको नॉर्मली अपने विंडोज में टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करेंगे। कई सारे ऑप्शंस वहां पर शो होंगे, शटडाउन का भी होगा, टास्क मैनेजर का भी होगा, है ना, कई सारी लंबी सी लिस्ट आ जाती है, लॉक करने का भी ऑप्शन होता है। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। तो अराउंड मोटे मोटे आप लोगों ने बड़ी ही मेहनत करके, बड़ा ही प्रयास करके, बड़ा रिकॉल करके, है ना, 32 क्वेश्चन तक आप बता पाए। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि इनमें से भी क्या कोई क्वेश्चन ऐसा था
जो अवेलेबल नहीं था एग्जाम में, है ना, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इनके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो पूछे गए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों ने 32 ही बताए और क्वेश्चन थे 40, तो 8 क्वेश्चन अभी भी रह चुके हैं और हो सकता है इनमें से भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको एग्जाम में ना मिला हो, है ना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में, है ना, कभी कभी सोचते हैं कि क्वेश्चन शायद ये था और वो नहीं होता। तो माइट भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जो इनमें से ना हो, या उसके लैंग्वेज में डिफरेंस हो, क्वेश्चन कुछ और हो और आंसर कुछ और हो, ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकती हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस याद हैं या आपको लगता है कि हाँ वही आंसर होना चाहिए, तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन मेरे पास होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आगे वाले एग्जाम्स को उसी लेवल से हम कंटिन्यू करें, चाहे वो आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, ईसीजीसी पीओ हो, है ना, काफी सारे पेपर्स बैक टू बैक लगे हुए हैं आपके। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे बताइएगा। बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं, है ना, और अगेन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी क्वेश्चंस को शेयर किया, जिन्होंने भी सेशंस को देखा, बिलीव किया, ट्रस्ट किया। उम्मीद है काफी कुछ आपने सीखा होगा और इसी प्रकार आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस में भी लगातार कंप्यूटर के सेशंस होते रहेंगे, है ना। अगर आपको टाइम है अभी आपके पास अराउंड 1 मंथ, तो अगर आप चाहें तो कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, है ना। बाकी यूट्यूब पर भी सेशंस आपके होते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके अपने जो अटेम्प्ट्स हैं कंप्यूटर में और ओवरऑल वो जरूर मुझे बताइएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जो भी आपने किया अपना बेस्ट किया, है ना, टीचर भी हमेशा अपना बेस्ट देते हैं ऑलवेज, है ना, चाहे कोई भी टीचर हो वो यही चाहता है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, चाहे वो जीए वाले टीचर हो रहे होंगे, मैथ्स जिनसे आपने पढ़ी है या रीजनिंग जिनसे आपने पढ़ी है ना, इंग्लिश जिनसे आपने पढ़ी है, वो सभी अपने में बेस्ट हैं, सबने बेस्ट दिया होगा और आपके लाइफ में, आपके कैरियर में योगदान जरूर दिया होगा। तो टीचर्स को कभी मत भूलिए, है ना, क्योंकि ये एक सच्चे मोटिवेटर भी होते हैं और माँ बाप के बाद में यही चाहते हैं जो आपका बेनिफिट हो, आपके कैरियर में आप आगे बढ़े, है ना। बाकी दुनिया में तो कोई नहीं चाहेगा, है ना, रिलेटिव्स तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। जो आपके वेल विशर्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ही होते हैं। यस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस के साथ। और एक एनालिसिस मुझे और भी करनी है, वो है आईबीपीएस आरआरबी में जो स्केल 2 और स्केल 3 वाले कैंडिडेट्स हैं, है ना, उन्होंने भी शेयर किए हैं क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग देख सकते हैं। स्केल 2 स्केल 3 वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, है ना, बाकी जिनका क्लर्क लेवल का है वो भी देखिएगा उन क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्लर्क लेवल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें हमने ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है ना, तो वो भी आप देखिएगा जरूर से। प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो भी क्लर्क वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो 17 हमने यूट्यूब पर अभी सेशंस लिए हैं, है ना, 1 से लेकर 17 तक, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम में वहां आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेस्ट क्वेश्चंस और एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।